हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 4th चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके बाद बस एक चैप्टर बचा है, फिर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स दैट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बायर एंड सेलर, fulfill their part of obligation. Until both the parties perform, contract of sale is not complete. जब तक दोनों पार्टीज जो कि बायर और सेलर होता है अपना अपना टास्क परफॉर्म ना करते, बायर का जब तक वो पेमेंट ना कर दे, उसके पास ओनरशिप और पोजेशन ना आ जाए गुड की, और सेलर जब तक वो गुड या जो भी उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस चीज़ को लेके वो उसको दे ना दे अल्टीमेट कंज्यूमर को या बायर को, तब तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता। और जब पार्टीज अपना परफॉर्म कर दे उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर परफॉर्म्स बाय डिलीवरिंग गुड्स टू बायर, और बायर परफॉर्म करता है बाय एक्सेप्टिंग इट और बाय मेकिंग द पेमेंट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? सबसे पहला होता है डिलीवरी ऑन ऑफ गुड्स बाय द सेलर, सेक्शन 31 के अंडर। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, वॉलेंट्रली ट्रांसफ़र हो जाता है पोजेशन का भी एक पर्सन से दूसरे, तो एक डिलीवरी ऑफ गुड्स मानी जाती है बाय सेलर। ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डन व्हेन, कंडीशंस कह सकते हो आप, ये कंडीशन है। एक पर्सन हु हैज़ द पोजीशन ऑफ गुड, सेकेंड जब वो ट्रांसफ़र कर दे उस पोजीशन को टू अनदर पर्सन, थर्ड जब ऐसा कोई ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन इज़ डन वॉलेंट्रली, मतलब वो कंपल्सरी नहीं था पर फिर भी किया उन्होंने। फोर्थ होते डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट नेसेसरीली डन बाय only physical giving the goods and by handing over the goods by seller to buyer. It may be done by an act by which the goods are put in possession of buyer. इसको हम कार वाले एग्जांपल से देख सकते हैं कि जब तक ज़रूरी नहीं कि बायर को कार रिसीव हो तभी हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तभी उसके पास पोजेशन आई। अगर उसके पास की आ गई है तो हम समझेंगे कि उसके पास गुड डिलीवर हो गया है। अब मोड्स ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट है ये 5 मार्क्स के लिए। एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी, व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर, इट इज़ नोन एज एक्चुअल या फिर फिजिकल। ये बेसिक था। एग्जाम्पल देख सकते हैं, डीएवी कॉलेज जो है चंडीगढ़ प्लेसेस एन ऑर्डर विद कल्याणी पब्लिशर फॉर सप्लाई ऑफ 1000 कॉपीज ऑफ कमर्शियल एंड लेबर लॉ बुक फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स। पब्लिशर ड्यूली डिलीवर द 1000 कॉपीज। दिस इज़ कॉल्ड एज फिजिकल डिलीवरी। मतलब नॉर्मल था, कॉलेज ने 1000 बुक्स मांगी और उनको वो मिल गई, सिंपल था ये। सिम्बॉलिक डिलीवरी, सिंबल मतलब कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, बट सम symbol representing those goods is transferred from one person to another so that the transferee is able to have control over the goods. मतलब कार वाला एग्जांपल देख सकते हो, हैंडिंग ओवर द कीज ऑफ अ वेयरहाउस टू द बायर इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। मतलब आपने कार की की दे दी, मतलब आपने कार दे दी उसको। Sale of specific good which are locked up in godown. Seller gives the key of godown to the buyer so that he may get the goods. मतलब अगर आपके गुड्स गोडाउन में रखे हैं और आपने गोडाउन की दे दी, सिर्फ की इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें एग्जाम्पल की का लिया हुआ वैसे। थर्ड होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट और फिक्टिशियस डिलीवरी। इसमें क्या होता है ना, in some cases, the goods may be delivered by some other mode in which neither physical delivery of goods is done nor symbolic, but still an act delivers the good in custody of another person. इसमें गुड्स डिलीवर्ड होते हैं, ना ही फिजिकल डिलीवरी होती है वो, ना ही सिंबॉलिक होती है, बट कुछ ऐसा एक्ट हो जाता है जिससे कि कस्टडी बायर के पास पहुंच जाती है और डिलीवरी हो जाती है गुड्स की। जैसे कि सेलर हैविंग पोजीशन एज बेली,
The point to note is that before contract of sale, the seller was holding the possession as owner, but after the contract of sale, he holds the same good as an agent. एजेंट भी बोल सकते हो, बिली भी बोल सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल से देखते हैं। अ सेलर सोल्ड अ कार टू बायर, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बायर ही रिटेन्ड द कार अंटिल बायर टुक इट। Held the delivery has been made, now the seller hold car as an agent of buyer। मतलब कि ए ने बी को कार बेच दी, बट बी अभी आउट ऑफ स्टेशन है तो वो रिसीव नहीं कर सकते, तो वो उसको बोल रहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए रख लो, कार उसके पास है, डिलीवरी उसने करवा दी है, पर बस मतलब उसके घर पर है या कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें। एग्जाम्पल ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा जो मेन हेडिंग या जो मेन हेल्ड बताए वो इतना इम्पोर्टेंट है बस। सेकंड, बायर हैविंग पोजेशन एज बेली। इसमें बायर पोजेशन ले रहा है एज बेली, उसमें था कि सेलर। ये भी थोड़ा वैसे ही है रिवर्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स पर ही फोकस करूँगी, थ्योरी या फिर इनके डेफिनेशंस आपको उसी से क्लियर हो जाएगी, आप उससे एग्जाम्पल से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि ए ने सोल्ड किए 1000 kgs ऑफ राइस एट बी के वेयर हाउस। लेटर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सेल करने वाले 500 kgs ऑफ राइस टू बी। इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग गुड्स टू बी, ए और म्यूचुअली ने एग्री किया। म्यूचुअली, इसमें म्यूचुअली इम्पॉर्टेंट है कि जो 1000 kgs ऑफ राइस है जो बी ने अपने वेयर हाउस में स्टोर करवाए हैं, बी उनको होल्ड करेगा एज ओनर, और उसके बाद जो गुड्स हैं वो डिलीवर्ड हो जाएंगे। थर्ड थर्ड पॉइंट है थर्ड पार्टी हैविंग पोजेशन। अब हम सेकंड देखते हैं। ऑन एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट बाय बायर, it is duty of buyer to duly accept the goods or delivered by the seller and thereby pay for the same goods. Similarly, when the buyer accepts the goods but does not pay for them, it shall amount to breach of contract for non-payment. पेमेंट और डिलीवरी आर कॉन्करेंट, वो रिलेटेड होते हैं। अब जब तक आप किसी को पे नहीं करोगे वो आपको गुड्स क्यों डिलीवर करेगा। डिलीवरी के बाद तो आप मना कर दो कि मैं पेमेंट ही ना करूँ, तो जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक डिलीवरी ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं है। डिलीवरी ऑफ गुड्स में एक यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से दो ही क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स, और ये सेकंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के मेथड्स जो है वो 5 मार्क्स के लिए, और ये वाला 15 के लिए। आप हर चैप्टर में ही देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन पूरा चैप्टर ले जाता है आपका। जैसे इसमें भी सिर्फ दो ही क्वेश्चन है और चैप्टर ख़त्म, पर वो दो क्वेश्चन एक्चुअली में पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं आपको। तो देखते हैं हम पहला, डिलीवरी ऑफ गुड्स एज अग्रीड अपॉन। तो इसमें सेलर और बायर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड और पेमेंट कैसे होगी और पेमेंट कितनी और वो सब। सेकंड, मोड ऑफ डिलीवरी हमने देखा। मोड्स ऑफ डिलीवरी अंडर सेक्शन 33 फिजिकल होगी जो कि एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं, सिम्बोलिक होगी कि और कार वाला एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिव होगी, कंस्ट्रक्टिव ना एक्चुअल ना सिंबल बट कोई और फॉर्म। पेमेंट और डिलीवरी कॉन्करेंट है, मतलब गो हैंड इन हैंड, जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी अंडर सेक्शन 34। जब गुड्स डिलीवर्ड किए जाते हैं पार्टली, इफेक्ट ऑफ सच पार्ट डिलीवरी कैन बी टेकन डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन टू सिचुएशंस। अब वो सिचुएशन क्या होती है कि जो पार्ट डिलीवरी है इन प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवरी, या फिर पार्ट डिलीवरी मेड टू सेवेयर इट फ्रॉम द होल। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड पार्टली, द इफेक्ट ऑफ सच पार्ट डिलीवरी कैन बी टेकन, ये हमने देख लिया। द इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी टू है, एक होल। सबसे पहला, व्हेन गुड्स partly delivered were so delivered in progress of the delivery of whole goods that it shall have the same effect as the delivery of whole good would have on passing the property। एग्जाम्पल, एक सेलर है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो 100 kgs ऑफ वीट देगा बायर को। बायर ड्यूली
टोटल करता है, वे करता है उनको, बट टेक अवे 20 kg आउट ऑफ टोटल। लेटर थोड़ी टाइम बाद क्या होता है कि जो 80 kg था वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हेल्ड 20 kg वर डिलीवर्ड in the progress of whole 100 kg, hence the delivery of part goods, जो 100 में से 80 हुए, 80 तो वो डिलीवर कर चुका है जो सेलर है, और 20 उसने नहीं किए, तो 80 के लिए वो लाइबल नहीं होगा और 20 के लिए वो होगा। सेकेंड, पार्ट डिलीवरी मेड टू इट फ्रॉम द होल, कंसिडर्ड, इसमें उसको एज अ पार्टी किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें भी, पर इसमें क्या होता है कि बायर को सिर्फ 20 kg के जो हैं सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी पास होती है बायर पे, और जो 80 का है वो बायर का नहीं होता, वो सेलर का होता है। फिफ्थ होता है बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेक्शन 35। If the buyer never applied for delivery of goods, then the seller did not deliver the goods, then the buyer cannot hold seller liable for non-delivery of goods। अब ये तो कितना बेसिक पॉइंट है ना, कि जब तक आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, जब तक आप उसको बता ही नहीं रहे कि मेरे को चाहिए गुड्स, तो तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि डिलीवरी होगी गुड्स की। बट द बायर कैन स्यू द ब्रीच द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर उसने अप्लाई किया तभी वो ब्रीच कर सकते हैं ना, सेलर को स्यू कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। सिक्स होता है प्लेस ऑफ डिलीवरी अंडर सेक्शन 36(1). आपकी प्लेस क्या है? सबसे पहले वो म्यूचुअली डिसाइड होनी चाहिए बिटवीन द पार्टीज, द सेलर एंड द बायर। अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या हो सकती है? जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब मान लो कि एक ही शॉप है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो हो सकती है प्लेस ऑफ डिलीवरी। जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, ऑफ कोर्स एक शॉप पर ही। या फिर फॉर फ्यूचर गुड्स, प्लेस ऑफ डिलीवरी इज द टाइम जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड थे वो गुड्स, या फिर प्रोड्यूस्ड, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पर भी वो प्रोड्यूस वगैरह है। वैसे प्लेस ऑफ डिलीवरी एक पर्सन का हाउस भी हो सकता है, इसमें आप डाल सकते हो। सेवन, टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36(2). अब टाइम क्या होगा? ऑफ कोर्स अब कोई ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए कोई हॉलीडे हो और वो पर्सन ही घर पर ना हो। तो when under the contract of sale, seller is bound to send the goods to buyer, but no time was fixed as when to send the goods, then the seller must send the goods with the reasonable time or reasonable hours। एग्जाम्पल देखो, A contract to sell and deliver goods to B first week of January, seller offered to deliver goods on 4 Jan, but at 9 p.m. hair delivery was not done at रीजनेबल आर। अब आप रात को 9 बजे, ना 9 बजे वैसे इसमें रीजनेबल है, बट वैसे अगर रात को आप 11, 9 उस टाइम पर करें तो एक रीजनेबल आर नहीं है, रीजनेबल टाइम नहीं है डिलीवरी का। आप दिन में 10 to 5 या जो भी रीजनेबल टाइम होता है, एज सच कोई मेंशन नहीं है टाइम इसमें, बट वैसे सबका अपना अपना रीजनेबल टाइम होता है फॉर डिलीवरी ऑफ गुड। एट्थ है हमारा गुड्स इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। इसमें डिलीवरी तब तक नहीं हो सकती जब तक when they shall not be operative unless such third party acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर होगा। एक गुड्स हैं जो स्टोर करे हुए हैं वेयर हाउस में एक्स के। अब ए ने उन गुड्स को सेल कर दिया बी को। ए ने इन्फॉर्म किया एक्स को कि उसने गुड्स सेल कर दिए बी को। नाउ एक्स शैल स्टोर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी, लेकिन एक्स नेवर एक्नॉलेज दिस फैक्ट टू बी। एक्स ने कभी इस बारे बात ही नहीं की बी से। लेटर क्या हुआ कि जो थोड़ी टाइम बाद गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए वेयर हाउस में पड़े पड़े ड्यू टू फायर। हेंस अब इसके अंदर बी लाइबल है गुड्स के लिए, लेकिन बी लाइबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी को कभी गुड्स डिलीवर्ड हुए ही नहीं, वो ए के वेयर हाउस में पड़े थे। ए ने अपना वेयर हाउस ही बी को बेच दिया, पर जो भी ये था कि ए का वेयर हाउस है, लेकिन वो एक्स ने एक्स के एक्स ए के गुड्स हैं एक्स के वेयर हाउस में, वेयर हाउस तो एक्स का ही रहा, बस गुड्स बदले। अब बी को क्या पता कि वो वेयर हाउस भी किसी और का है।
एक बार इसको रीड ज़रूर करना, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। 9th होता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी अंडर सेक्शन 36 अंडर सबसेक्शन 5। Deliverable states shall be the duty of seller, which includes cost of goods and such expenses that shall be incurred upon place of delivery. एग्जाम्पल देख सकते हो, एक शिप कॉन्ट्रैक्ट है। सेलर इज लाइबल फॉर ऑल एक्सपेंसेस फॉर अरेंजिंग डिलीवरी पोर्ट्स पर। एफ ओ आर फ्री ऑन रेल कॉन्ट्रैक्ट, एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफरेंट दिए हुए हैं। 10 डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी सेक्शन 37। It is duty of seller to deliver the goods according to term of contract. Therefore, seller must deliver right quantity of right quality, size, color, description, etc. अब ये पॉइंट खुद में ही क्लियर है। अब डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी है, आगे क्वालिटी भी आएगा। अब आपने मांगे थे गुड्स 100 आपको मिल रहे हैं 80, तो वो रॉन्ग हो गया ना। तो पोजेशन जो बाकी का है, अगर उन बाकी गुड्स को कुछ भी हो रहा है तो वो बायर नहीं पे करेगा, वो सेलर करेगा, क्योंकि उसको वो मिले ही नहीं गुड्स, तो वो कैसे कर सकते हैं उसका। पहला डिलीवरी ऑफ लेस क्वांटिटी, तो बायर रिजेक्ट कर सकता है उसे। एग्जाम्पल, बायर ने प्लेस किया ऑर्डर फॉर 90 लीटर्स ऑफ ऑयल, बट बायर को डिलीवर हुए 70, अमाउंट दिया हुआ है उसमें, तो बायर रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो डिसाइड करे कि हाँ 70 लीटर्स मैं कर लूँगा, आप थोड़ा अमाउंट कम कर लो, या जो भी, मतलब बहुत सारे उसके अंदर एग्जांपल, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हो सकती है जिस पे वो करे, या तो उसको एक्सेप्ट ही ना करे। एक्सेप्ट करे तो थोड़ा कम अमाउंट प्राइस पे करे जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, या उसके साथ उसको कोई गिफ्ट दे दे कि जैसे 1 लीटर ऑफ ऑयल और मोर फ्री फॉर हिम। डिलीवरी ऑफ लार्जर क्वांटिटी, तो इसमें क्या क्या कर सकते हो आप। बायर एक्सेप्ट कर ले, पे कर दे, और रिजेक्ट कर दे एक्सेस क्वांटिटी। मतलब आपको 70 बोला था आपने, पर आपको इस केस में 100 दे दिए। या तो आप सोचो कि कोई बात नहीं, रेस्ट 30 मेरा काम आ जाएगा, तो मैं दे रख लेता हूँ और पे कर देता हूँ इसके लिए। या फिर रिजेक्ट कर दे कि मेरे को 100 नहीं चाहिए, आप 100 की जगह 70 ही दो। या फिर एक्सेप्ट करो और पे कर दो। एग्जाम्पल सेम ही रहेगा। 90 लीटर्स का ऑयल दिया, सेम तो नहीं है वैसे, एग्जाम्पल ऑयल का ही है इसमें भी। बायर ने प्लेस किया कि 90 लीटर्स ऑफ ऑयल हो, बट उसको 120 आ गया, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं 30 को। सेलर स्यू कर सकता है बायर को फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। हेल्ड द बायर विल नॉट बी लाइबल, क्योंकि इसमें उसने मंगवाए नहीं थे, तो वो लाइबल कैसे हो सकता है। डिलीवरी ऑफ मिक्स क्वान्टिटी, एक बार एग्जाम्पल पर ही आती हूँ मैं। वैसे इसके अंदर यही हो सकता है, बायर एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे पूरे को। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको 35 रेसिंग हॉर्स चाहिए, उसने 15 कार्ट वाले भेज दिए और 20 रेसिंग भेज दिए। अब बायर या तो उनको एक्सेप्ट कर ले या उनको सबको ही रिजेक्ट कर दे। 11th है हमारा डिलीवरी थ्रू इंस्टॉलमेंट सेक्शन 38। इसमें कंडीशन भी हो सकता है। When parties to contract agree upon mutually कि जो डिलीवरी है इट शुड बी डन एज एग्रीड अपॉन, या फिर when there was but when there is nothing that is agreed upon by installment, buyer is not bound to accept. एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बायर ने एग्री किया टू बाय 25 पार्सल्स ऑफ एंटीक फर्नीचर, जो डिलीवर्ड हो उसे थ्रू शिप इन फेब मार्च शिपमेंट। Seller, however, shipped 15 parcel in March and 10 in April. बायर ने रिजेक्ट कर दिए सारे के सारे 25 पार्सल्स। सेलर ने बायर को स्यू कर दिया कि उसने एक्सेप्ट नहीं किए। तो इस केस में क्या होगा कि बायर कुड रिजेक्ट द एंटायर लॉट एट इट वॉज नेवर एग्रीड अपॉन द डिलीवरी पार्सल थ्रू इंस्टॉलमेंट। मतलब उनके बीच कभी भी ये म्यूचुअली डिसाइड नहीं हुआ था कि वो इंस्टॉलमेंट में भेजेगा, उसको सारे के सारे 25 एंटीक फर्नीचर इकट्ठा चाहिए था, बट उसको शिपमेंट में हुए 15 और फिर अलग से 10। इसी का सब पार्ट है डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट टू बी सेपरेटेड
सेपरेटली पेड फॉर। अब आप अलग अलग भी पे कर सकते हो उसमें। ऑप्शन भी है सबसे पहला, आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दो, या फिर उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट को कैंसिल कर दो। 12th आता है डिलीवरी टू कैरियर और वॉल फिंगर अंडर सेक्शन 39। इसमें ट्रांसपोर्टर देता है सेलर को और सेलर पहुंचा देता है डेस्टिनेशन तक। वॉफ एक एरिया होता है यूज फॉर लोडिंग और अनलोडिंग गुड्स इन अ शिप। तो वॉल फिंगर क्या होगा, एक ओनर या फिर एक कीपर ऑफ वार्फ, जहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड किए जाते हैं बाय सेलर टू अ कैरियर। तो हमने देख ही रही है डिलीवरी टू कैरियर, जहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड किए जाते हैं सेलर को और सेलर उसको आगे डिलीवर कर देता है। डिलीवरी टू कैरियर इज डिलीवर्ड टू बायर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट विद कैरियर इज मस्ट, वो फाइनलाइज करके रखो आप। या फिर डिलीवरी थ्रू सी रूट में गुड्स की इंश्योरेंस होना इम्पॉर्टेंट है। 13 होता है हमारा डिलीवरी एट अ डिस्टेंस प्लेस, सेक्शन 3040। इसमें क्या होता है, अगर सेलर अपने खुद के रिस्क पे एग्री करता है कि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स करेगा एट अ प्लेस अदर देन जहाँ पे उन्होंने टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो गुड्स को आप कैंसिल भी करवा सकते हो इन कोर्स ऑफ ट्रांसिट, जहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में हो। और जो गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसिट दे आर टू बी बर्न बाय द बायर। एग्जाम्पल से समझते हैं। बुल वर्सेस रॉबिन्सन। सेलर ने सेंड किए हुप आयरन फ्रॉम स्टेफनशायर, द प्लेस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर टू लिवरपूल। एक प्लेस से दूसरे प्लेस। आयरन वॉज क्लीन ब्राइट व्हेन इट वॉज डिस्पैच्ड, लेकिन वो रस्ट कर गई जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रही थी। तो इट वॉज हेल्ड दैट द सेलर वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इशू दैट इज क्रिएटेड, क्योंकि जो सेलर है उसने तो गुड्स सही भेजे हैं। या तो इस केस में ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे गुड्स की ट्रांसफरेबिलिटी हो ही ना, ताकि इसमें किसी का भी लॉस ना हो, ना सेलर का ना बायर का, क्योंकि अब बायर ने तो पेमेंट कर दी लेकिन उसको गुड भी अच्छा नहीं मिला। और पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, where the goods are perishable and are delivered from a distinct place they must be merchantable, मतलब कि fit for consumption goods बोथ एट अ टाइम, जब आपने डिस्पैच किए और जब उसका ट्रांजिट पीरियड है और जब उसको रिसीव हो रहे हैं। आप इसका एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो, जब आइसक्रीम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मार्केट्स में जाती है, अगर समर्स में जा रही है, अगर वो प्रॉपर रेफ्रिजरेटर में स्टोर ना की जाए तो वो मेल्ट कर सकती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको ऐसे स्टोर किया जाए ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा गुड है, वो ठीक रहे। 14 डिलीवरी ऑफ गुड सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 41। इसके अंदर क्या होता है, बायर या जो भी एजेंट है, इसमें उसे राइट दी जाती है कि वह एग्जामिन करे गुड्स को अच्छे से बिफोर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, अनलेस ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स ही शैल नॉट एक्सेप्ट द गुड्स। मतलब जब तक वो एग्जामिन ना कर ले, वो एक्सेप्ट ना ही करे उस गुड को। वेयर बायर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स इवन देन ही इज नॉट सेड टू बी एक्सेप्टेड द गुड्स, जब तक उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले। ये आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ बूट्स फॉर यूज़ ऑफ फ्रेंच आर्मी वॉज मेड, मतलब जो बूट्स होते हैं ना, वो यूजुअली फ्रेंच आर्मी के यूज़ के लिए बने थे। डिलीवरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड टू बायर्स एट अ वाफ in London and the boots were sent on them to Lille, there to be delivered to the French authorities. Boot contained paper in the soles and a defect which rendered them useless for, मतलब उन्होंने वो बूट्स किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनवाए थे, बट वो जो पर्पस उन्होंने सर्व करना था वो एक्चुअल में सर्व कर ही नहीं पाया, क्योंकि उनका जो भी इशू था, लगा लो कोई पेपर या जो था उनका, वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं सारे के सारे बूट्स को। तो इट वॉज हेल्ड दैट द बायर हैड नॉट एक्सेप्टेड द बूट्स एंड वर इंटाइटल टू रिकवर द मनी जो उन्होंने पे किए। 15 होता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑन डिलीवरी, सेक्शन 42। एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है जब डिलीवरी हो जाए गुड्स की। तो वो कब होती है,
जब बायर इंटीमेट कर दे एक्सप्रेसली दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स, बायर ऐसा कुछ कर दे जो इम्प्लाई करे कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर ली हैं, या फिर जैसे कि वो उनको रीसेल कर दे या फिर उनको कंज्यूम कर दे। अब मान लो हम किसी शॉप पर गए और वहाँ पे आपने बैठ के खाना खाया किसी होटल में, तो ये इम्प्लाई करता है कि आपने उनके गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। बेशक आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है, पर आपने वो कंज्यूम कर लिए। तो इसका मतलब वो शो करता है कि आपने उनके गुड्स डिलीवर, उनके जो गुड्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए। लास्ट होता है बायर रिटेन कर लेता गुड्स को और उन्हें रिजेक्ट नहीं करता, ना ही उन्हें वापस देता। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, एक बायर ने एक कार परचेज की जो उसने 140 माइल्स चलाई। जो कार उसके साथ 3 वीक से है, उससे और वो ड्राइव करते करते क्या होता है कि वो कार डैमेज हो जाती है। तो इट वॉज हेल्ड बाय द बायर कि वो रीजनेबल टाइम में एग्जामिन करे और ट्राई करे, लेकिन जो टाइम है वो ज़्यादा हो चुका है। तो वो शो करता है कि उसने एक्सेप्ट कर ली कार, और अब वो उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो टूट चुकी है। 16th होता है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अब उसने बायर ओनली हैज़ टू इंटीमेट अबाउट रिजेक्टेड गुड टू सेलर। बायर रिजेक्ट कब, इसमें बायर तो कोई बाउंड ही नहीं होता कि वो रिटर्न करके आए रिजेक्टेड गुड्स। सेलर की ड्यूटी होती है कि वो रिजेक्ट गुड्स को ले। 17th और लास्ट होता है लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिजेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी, सेक्शन 44। ये कब है, जब प्रॉपर्टी एंड गुड्स ओनरशिप राइट पास हो जाती है बायर को, बायर ने एक्सेप्ट कर लिए, सेलर ऑफर कर रहे हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर बायर रिफ्यूज़ कर रहे हैं उनको डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है, ये थ्योरी या फिर आप कह सकती है डेफिनेशंस हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। सेक्शंस देख लेना, इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे हमारे, मैं बता चुकी हूँ। इसमें 17 पॉइंट्स है, ये 15 मार्क्स के लिए ज़रूरी नहीं आपने 15 ही लिखना, आपने 17 ही लिखने पड़ेंगे। अगर आप 17 से कम लिखोगे तो आपको मार्क्स भी उस हिसाब से कम मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीकॉम वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।